ऑल राइट सर। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ऑल राइट। हाँ जी। बढ़िया सर। तो करंट अफेयर्स अपना चल रहा था। तो पहले तो बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप तक? ओके, क्लियर है। तो मार्च का करंट अफेयर्स इन द लास्ट क्लास हम स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। पहले उसका रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो मेरे को बताइए क्वेश्चन नंबर 4। Which is the first multilateral agency to open office in the Gujarat International Finance Tech Gift City? First multilateral agency to open office in the Gujarat International Finance Tech Gift City, बताइए। ओके। ओ बी ए। करेक्ट आंसर इज सी, बी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। पिछली क्लास में इसको हमने डिस्कस किया था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8। Pooja Jatyan made history as she became the first Indian to win a silver in an individual event of the Para World Championship in Dubai. In which sports did she win the medal? मतलब कुल मिला के इस तरह का सवाल है कि वो पूछ रहा है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का नाम दिया, उनसे रिलेटेड स्पोर्ट्स पूछ रहा है। ये बहुत कॉमन सवाल है कॉम्पिटिशन्स में, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का नाम देंगे, कुछ ज्यादा नहीं पूछते, बस उनसे रिलेटेड स्पोर्ट्स पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पे नाम दे दिया पूजा जत्यन जी का, अब वो पूछ रहा है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज आर्चरी। इस तरह का एक और क्वेश्चन हमने किया था लास्ट क्लास में, जैसे एक सादिया तारिक ने आपका क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता इन द जूनियर टूर्नामेंट एट द मॉस्को स्मार्ट स्टार चैंपियनशिप। तो वो पूछा सादिया तारिक कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है? ये क्या है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का नाम है, उनसे रिलेटेड वो क्या पूछ रहे हैं, स्पोर्ट्स पूछ रहे हैं। ये एक कॉमन ट्रेंड होता है आपके कंपटीशन एग्जाम्स का, ये अपने को आना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल करेक्ट आंसर इज वुशु। ओके सर। चलिए, तो आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। President Ramnath Kovind has inaugurated a newly developed premise at the President's estate to promote the significance of Ayurvedic plants and their benefits for the people. What is the name of the new premise? बताइए। प्रेमाइस मतलब एक जगह है, मतलब प्रेसिडेंट हाउस जो है उसमें गार्डन्स है इतने बड़े बड़े, उसमें एक जगह ली प्रेसिडेंट साहब ने, और उसमें आयुर्वेदिक प्लांट्स को प्रमोट करने के लिए एक अलग से एरिया, सेपरेट एरिया उन्होंने बता दिया। तो उस एरिया का नाम क्या है? जैसे प्रेसिडेंट हाउस में जाओगे आपको एक मिलेगा मुगल गार्डन, वो फरवरी के महीने में करीब खुलता है। तो इसी तरह से एक आयुर्वेद से रिलेटेड प्लांट्स को उन्होंने एक पार्क बना दिया, तो उसका नाम पूछ रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज आरोग्य वनम। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या, आरोग्य वनम। तो ये इसकी खास बात ये भी कि अगर आप इसकी शेप देखो, इस पार्क की शेप देखो, ये सब क्या है, ये सब आयुर्वेदिक प्लांट्स है, ये जो इधर लगे, है ना? और इसकी शेप इस तरह से बनाई गई है कि एक पर्सन योगा कर रहा है, ठीक है? एक योगा करते पर्सन की शेप में इसको बनाया गया, तो एरियल व्यू देखने में इसका ज्यादा मजा आता है। तो इस तरह की जो चीजें होती है वहां घूमने से ज्यादा ऊपर से देखने में ज्यादा फील आता है कि हाँ, अब आप वहां घूमोगे तो इतना फील नहीं कर पाओगे इस चीज को। ठीक है, वाह सर, लाइफ हो तो ऐसी सर। हम अपने घर में बगीचा बनाते हैं, उन्होंने थीम वाला बगीचा बनाया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच एजेंसी इज टास्क विद डेवलपिंग ए नेशनल जेंडर इंडेक्स फॉर इंडिया? नेशनल जेंडर इंडेक्स कौन बना रहा है इंडिया के लिए? कौन सी एजेंसी को ये काम दिया गया? नीति आयोग, ओआरएफ, सीपीआर या सीसीएस? हाँ जी सर, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सारा काम नीति आयोग पे डाल दिया। हाँ, बिल्कुल, इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? नीति आयोग। तो आपका जो नेशनल जेंडर इंडेक्स है वो कौन बना रहा है सर? वो बना रहा है नीति आयोग। तो ये काम आपका नीति आयोग कर रहा है, ठीक है। इनका पर्पस ये है कि ये आइडेंटिफाई करेंगे जो गैप्स हैं जेंडर इक्वालिटी में। जेंडर इक्वालिटी में गैप्स जैसे, एक तो सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट को लेके आता है कि नौकरी किसको मिल रही है। नौकरी के बाद दूसरा गैप आता है सैलरी में, कि ऐसा माना जाता है या ऐसा देखा भी जाता है जनरली, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, ऑलमोस्ट हर कंट्री में ऐसा होता है कि अगर सेम पोजीशन पे अगर एक फीमेल है तो उसकी सैलरी कम होगी, और अगर मेल है तो उसकी सैलरी ज्यादा होती है। तो ये क्या हो गया आपका जेंडर पे गैप। ये क्या हो गया? जेंडर पे गैप। इसी तरह से और कहाँ कहाँ पर गैप्स हैं, कहाँ कहाँ पर इनइक्वालिटी है, किस किस सेक्टर में, वो कौन ढूंढेगा? नीति आयोग। और एक पूरी रिपोर्ट बनाएगा जिसे हम कहेंगे नेशनल जेंडर इंडेक्स। और उसके बाद वो मेजर करेगा कि किस स्टेट किस यूटी में कितना जेंडर गैप है। ठीक है, जेंडर गैप हमें क्या करना, मिनिमम करना है इक्वालिटी के लिए। तो ये रिपोर्ट क्या करेगी, इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उनके जितने भी आपके गैप्स हैं, जेंडर गैप्स, उनको मेजर करेगी। तो ये आइडिया लगेगा कि किस स्टेट में ज्यादा है, किस स्टेट में कम है, उस हिसाब से आपकी पॉलिसी बनाई जाएगी। देखो, जहां पर भी स्टेट्स को कंपेयर करने की बात आती है ना, वो सारा काम कौन करता है? नीति आयोग। जहां पर भी स्टेट्स को कंपेयर करने की बात आएगी कि किस स्टेट में वाटर के रिलेटेड पॉलिसीज अच्छी हैं, किस स्टेट में स्कूल्स अच्छे हैं, तो इस तरह की जो भी कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट्स बनाता है वो कौन बनाता है? आपका नीति आयोग। ठीक है। नीति आयोग किस साल में बना है? किस ईयर में नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था? हाँ जी सर, नीति आयोग का किस ईयर में फॉर्मेशन हुआ है, बताइए। बहुत बढ़िया। सन टू ईयर 2015, ईयर 2015। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? या कहो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग में? आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल। सबको आंसर देना है। अनु जी, ये चेयरमैन पूछा है मैंने, सीईओ नहीं पूछा है। अमिताभ कांत इज द सीईओ। ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच कंट्री विल होस्ट द 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स? तो साउथ ईस्ट एशियन गेम्स होने वाले 31st, तो कौन सी कंट्री उसे होस्ट करेगी? करेक्ट आंसर बताना है।
हाँ जी सर। ओके, तो वियतनाम एक ऑप्शन बताया जा रहा है, और क्या ऑप्शन आके आ रहा है? लाओस भी कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ ने मैंने देखा कंबोडिया भी बताया है। ठीक है, तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये तीन देश निकल के आए हैं। चलिए, तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, कौन होस्ट कर रहा है? इट इज वियतनाम। ठीक है, वियतनाम की कैपिटल बता सकते हैं? वियतनाम की कैपिटल? साउथ ईस्ट एशिया का ये बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है, बाई एनुअल इवेंट। बाई एनुअल बोले तो साल में 2 बार, ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, कितनी बार होता है सर? साल में 2 बार होता है, बाई एनुअल इवेंट है। तो नवंबर 2021 में होना था, बट कोविड की वजह से इसको हमने क्या करा, शिफ्ट कर दिया। तो वियतनाम की कैपिटल बताइए। बहुत बढ़िया, वियतनाम की कैपिटल हनोई है, पक्का? हनोई, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उंगालिल ओरुवन वन अमंग यू इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच लीडर? उंगालिल ओरुवन वन अमंग यू इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच लीडर? जगन मोहन रेड्डी, नेफ्यू रियो, एम के स्टालिन, पेमा खांडू। बिल्कुल, स्टालिन जी की बायोग्राफी है। ठीक है, एम के स्टालिन कहाँ के सीएम है? एम के स्टालिन इज द सीएम, वो कहाँ के सीएम है? हाँ जी, ये बायोग्राफी किसकी है? एम के स्टालिन की है, बिल्कुल, लेकिन वो कहाँ के सीएम है? ओके, अनुज जी कह रहे हैं तमिलनाडु, बाकी लोग बताइए। देखो, नहीं भी आता है तो कुछ ना कुछ तो आंसर दो ही आप। जितना इंटरेक्ट करने की आप आदत डालोगे ना, नोटिस करना, धीरे धीरे आप अपने आप सीख जाओगे चीजें। ठीक है, ये चीजें रटनी ही नहीं पड़ेंगी। अगर आप रेगुलर क्लास भी आते रहोगे ना, इंटरेक्ट करते रहोगे, चीजों को समझते रहोगे, तो एक टाइम पर आप इतना एक्सपर्ट हो जाओगे इनमें। मुश्किल से 1 महीना लगेगा, मुश्किल से 1 महीना। इतना एक्सपर्ट हो जाओगे कि बहुत ज्यादा आपको चीजें याद ही नहीं करनी पड़ेंगी। बस नाम सुन लिया, ध्यान में रह जाएगा। ठीक है, ये नहीं है बिल्कुल रटना है। उंगलिन ओरुवन किसकी बायोग्राफी थी? तो ये एम के स्टालिन की बायोग्राफी है, एंड ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। किसने रिलीज करी थी? कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने रिलीज करी थी। ऑलराइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज वायु शक्ति ऑफ द इंडियन एयरफोर्स विल बिगिन फ्रॉम 7th मार्च एट विच लोकेशन? एक्चुअली ये होने को थी, बट हुई नहीं। एक्सरसाइज वायु शक्ति होने को थी, बट हुई नहीं। तो कहाँ होने को थी, ये पूछ रहा है वो। हाँ जी सर, बिल्कुल। ये आपका जो पोखरण रेंज है ना, पोखरण वाला एरिया, पोखरण कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो वहां पर होने को थी एक्सरसाइज, इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वायु शक्ति। करेक्ट आंसर हो गया इसमें हम, जैसलमेर। तो लेकिन पोस्टपोन कर दी गई है, जो मार्च 7 को होने वाली थी।
क्यों डिफर करा गया? डिफर का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन कर देना। डिफर का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, आगे बढ़ा देना। पोस्टपोन डिफर मतलब आगे बढ़ा देना। रीजन शेयर नहीं किया है एयरफोर्स ने, जो भी उनका रीजन रहा हो, बट डिले तो हो गई है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर अभी इन्फॉर्म करना चाहूंगा, जैसे आज से जो स्टूडेंट अभी जैसे टीजीटी का नोटिफिकेशन आया, प्लस कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन दोनों एग्जाम्स के लिए आपका जो जीके और इंग्लिश है, ठीक है, कंबाइंड कोर्स भी है और इंडिविजुअल कोर्स भी है। तो जो जीके प्लस इंग्लिश है, उसका हमारे पास क्लासेस अवेलेबल है। तो अगर आप टीजीटी या पीजीटी के रिगार्डिंग कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर अगर आप हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अभी हमारे पास हिस्ट्री अवेलेबल है, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए देखिए, जो प्राइस है जीके का है 2400, इंग्लिश का है 2400, बट अगर आप दोनों साथ में ज्वाइन करते हैं तो 4800 होता है। तो इसमें 300 के डिस्काउंट के बाद आपको जो प्राइस पे करना है दैट इज 4500। ठीक है। तो आपका व्हाट्सएप नंबर है 8076535685। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है। अगर आप टीजीटी पीजीटी या इवन हमारे पास अभी हेड कांस्टेबल फॉरेस्टर की भी कोर्सेस हैं, तो इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अदरवाइज कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। ऑलराइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द बोल्ट्जमैन ऑफ मेडल? बोल्ट्जमैन, अगर आपने 11th में 11 12th वाली फिजिक्स, ठीक है, 11 12th में अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी या ग्रेजुएशन में आपके पास फिजिक्स रही होगी, तो एक हीट ट्रांसफर चैप्टर आता है। इवन आपके शायद जनरल साइंस में भी ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हीट ट्रांसफर में एक फॉर्मूला यूज होता है जिसमें हमें कांस्टेंट यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट है, एक बहुत ही मतलब बेहतरीन साइंटिस्ट रहे, अभी हम उनकी बात करेंगे। ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बनाया गया। तो हमने तो सिर्फ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बनाया, बट उसके अलावा उनके नाम पर एक मेडल बनाया गया, बोल्ट्जमैन मेडल। तो जो साइंटिस्ट एक्सेप्शनली वेल बढ़िया परफॉर्म करते हैं अपने करियर में, तो उनको हम कौन सा अवार्ड देते हैं? बोल्ट्जमैन मेडल देते हैं। तो किसको ये अवार्ड मिला है? ओके, तो मिहिन जोएश तो कह रहे हैं दीपक धर, अनो कह रहे हैं अरुमुगम। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? अभी मेरे पास 3 के आंसर आए। बिल्कुल फिजिक्स में दिया जाता है ये। तो मेजॉरिटी इज विद द बी ऑप्शन। ओके, तो हिमांशु फुलारा भी एक ऑप्शन आया है, मार्शल ने दिया है। बाकी प्रेम टाइम भी कह रहे हैं सर ए अरुमुगम। अब कंपटीशन टफ हो गया। तो भाई सी ऑप्शन भी बताया गया, मोनोजीत बाग भी बताया किसी ने। Okay, चलिए, तो दिल थाम के बैठिए करेक्ट आंसर के लिए। क्यों? क्योंकि करेक्ट आंसर इज दीपक धर। ओके सर, दीपक धर इज द करेक्ट आंसर। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला? बोल्ट्जमैन मेडल मिला है फॉर द ईयर 2022। दो लोगों के लिए इस अवार्ड दो लोगों को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। इंडिया से तो थे आपके दीपक धर। अच्छा, इंडिया से ये अवार्ड जीतने वाले ये पहले पर्सन है, फर्स्ट इंडियन टू विन दिस अवार्ड। ये खास बात है इसकी। ठीक है। तो अवार्ड तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन ये अवार्ड जीतने वाले दीपक धर क्या है? पहले इंडियन है। तो दो लोगों को ये अवार्ड मिला है, इंडिया से थे दीपक धर, और दूसरे कौन है आपके? अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन हॉपफील्ड। ठीक है, अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन हॉपफील्ड। टोक्यो में कॉन्फ्रेंस होगी, वहां ये अवार्ड दिया जाएगा। अब ये अवार्ड है क्या? 3 साल में एक बार दिया जाता है, एवरी 3 ईयर दिया जाता है। देता कौन है? कमीशन ऑन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स एट द स्टैटफिज कॉन्फ्रेंस। तो मतलब एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है IUPAP, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, तो ब्रसेल्स में ये स्टैब्लिश हुई थी। इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को 1948 में ज्वाइन करा था। ठीक है। और सबसे खास बात, ये एक लौती ऐसी इंटरनेशनल फिजिक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फिजिक्स कम्युनिटी ही इसे रन करती है। ठीक है।
तो फिजिक्स कम्युनिटी ही इसे रन करती है, और कोई एक्स्ट्रा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें मेडल्स मिलते हैं, ऑनर्स मिलते हैं, ठीक है। तो लुडविग एडवर्ड बोल्ट्जमैन, इनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट थे और फिलोसोफर थे, काफी बढ़िया मतलब इनकी रिसर्च वगैरह रही है, हीट ट्रांसफर में इनका काफी रोल रहा है, ठीक है। इसकी बस एक कंडीशन होती है कि जिस पर्सन को ये अवार्ड मिल रहा है कहीं उसने नोबेल प्राइज तो नहीं जीता, तो डबल डबल ना हो जाए, इसलिए ऐसे ही पर्सन को देते हैं जिसको नोबेल प्राइज ना मिला हो, ठीक है। तो ये अवार्ड सिर्फ उसी पर्सन को दिया जाता है कि जिसको नोबेल प्राइज ना मिला हो। 1975 में इसको इनिशिएट किया गया था, और केजी विल्सन को ये पहली बार ये अवार्ड मिला था। अब आप सोचोगे कि सर कह रहे ये भी तो नोबेल लॉरिएट है, भैया नोबेल प्राइज इन्हें बाद में मिला था, पहले क्या मिला था, इन्हें बोल्ट्जमैन मेडल मिला था, नोबेल प्राइज बाद में मिला था। अगर नोबेल प्राइज पहले मिल जाता तो इनको अवार्ड नहीं देते, ठीक है। चलिए सर, क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड द गोस्ट ई सैटेलाइट टू ट्रैक हैजार्डस वेदर? बताइए। विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च द गोस्ट ई सैटेलाइट टू ट्रैक hazardous वेदर? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा 17 का। देखिए, अगर अभी आपने तैयारी शुरू की है तो मार्च का करंट अफेयर्स अभी जस्ट हमने स्टार्ट ही किया, दूसरा क्लास है, ठीक है, एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो इसमें अब आप कंटिन्यूटी बना के रख लो, ठीक है। तो जो पहले हुए हैं वो बाद में कवर हो जाएंगे, इसमें कंटिन्यूटी बना के रख लो आप। ओके सर। नेट नहीं चल रहा है जोश जी? सी आंसर आ रहा है, नासा भी बताया जा रहा है, बी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ओ गॉड, क्या होगा आंसर? करेक्ट आंसर इज नासा, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इन्वायरमेंट सैटेलाइट किसने बनाई है? नासा ने बनाई है। सैटेलाइट का नाम क्या है? गोस्टी। और जब वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंच जाएगी, पोजिशन हो जाएगी, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? गोस 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Two Indian women boxers won gold medals at the 73rd Strandzha Memorial Boxing Tournament। एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ, स्ट्रैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, इसमें दो इंडियन विमेन बॉक्सर्स ने गोल्ड मेडल्स जीते हैं। तो ये किस कंट्री में हुआ? रोमानिया, बल्गारिया, बेलारूस या मोल्डोवा? बताइए। ये सब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, रोमानिया, बल्गारिया, बेलारूस, मोल्डोवा। किस कंट्री में हुआ था ये? तो बी बल्गारिया, चलिए करेक्ट आंसर इज बल्गारिया। तो दो इंडियन बॉक्सर्स हैं, कौन? एक आपका निखत जरीन 52 केजी और नीतू 48 केजी, उन्होंने गोल्ड जीता है 73rd स्टैंजा मेमोरियल टूर्नामेंट, जो कहाँ हुआ है? सोफिया, बल्गारिया में। बल्गारिया की कैपिटल क्या है? बल्गारिया की कैपिटल बताइए।
हाँ जी। बल्गारिया की कैपिटल सर क्या है? बल्गारिया की कैपिटल है सोफिया। ठीक है, जहां पर ये टूर्नामेंट हुआ था सोफिया, वही बल्गारिया की क्या है, कैपिटल है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड टू हेल एंड बैक? राजीव सरदेसाई, अर्नब गोस्वामी, बरखा दत्त, राहुल कांडवाल। विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड टू हेल एंड बैक? हाँ जी सर, बताइए करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन, अर्नब गोस्वामी। किताब लिखेंगे? ये, और बताइए। ओके, जारा जी कह रहे हैं बरखा दत्त, बाकी लोग बताइए। के नेट खराब चल रहा है, तो जोइश आप रिकॉर्डिंग ही प्रेफर कर दीजिएगा अगर नेट प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर नेट नहीं चल रहा है फिर आप बफरिंग होता रहेगा तो आपका भी टाइम वेस्ट होता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डिंग प्रेफर कर दीजिए। रिकॉर्डिंग इसकी यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है। ठीक है। करेक्ट आंसर इज बरखा दत्त। ठीक है, अभी आपने देखा था मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा तो बरखा दत्त ने क्या करा, एक रोड ट्रिप करना स्टार्ट कर दी। पैंडेमिक से रिलेटेड जगह जगह वो गई, लोगों की स्टोरीज उन्होंने कवर करना शुरू करी, माइग्रेंट वर्कर्स की कवर करी, पॉलिटिशियंस, ठीक है, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों को उन्होंने कवर अप करा। और जो सारे उन्होंने अकाउंट्स पढ़े उसको एक पिक्चर में कन्वर्ट करा, और उसके बाद एक किताब लिख दी उन्होंने, हेल एंड बैक। ठीक है, जो भी उन्होंने अपना काम किया वो इस किताब में लिख दिया, टू हेल एंड बैक। हाँ जी, आप लोगों तक तो ऑडियो वगैरह सब यहाँ क्लियर है ना? हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना आप लोगों तक? ओके सर, चलिए सर, बढ़िया। तो आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। ठीक है, इंस्टीट्यूट को प्यार से क्या कहते हैं, निमहंस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलोर में है। विथ सपोर्ट फ्रॉम विच मिनिस्ट्री लॉन्च द स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट? स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, स्त्री का मतलब है लेडी, मनोरक्षा मतलब मेंटल वेलबिंग, मनोरक्षा मतलब मेंटल वेलबिंग, को प्रोटेक्शन, मेंटल वेलबिंग प्रोटेक्शन। लेडीज हैं उनके मेंटल वेलबिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, फीमेल लेडी होती घर में या कहीं भी, तो उनके ऊपर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग अर्निंग करते हैं, जो मेल घर के, जैसे इंडिया में जो एक अगर हम एक टिपिकल परिवार की बात करें तो क्या होता है, हस्बैंड होता है, वो नौकरी पे जाता है, वाइफ क्या होती है, वो हाउस वाइफ होती है, वो घर संभालती है। ठीक है, तो कई बार ऐसा नहीं होता है, हम लोग बात करते हैं जैसे हस्बैंड है उसके ऊपर बाहर का प्रेशर है, तो ऐसा नहीं होता है हमेशा। जो फीमेल लेडी हैं, जिनको जो वाइफ है जिसको वो अपने पीछे छोड़ के गए हैं, उनके ऊपर भी कई सारे एक्स्ट्रा प्रेशर्स होते हैं, एक्स्ट्रा काम करने होते हैं, तो वहां पर भी कई बार मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं।
देखो इंडिया में मेंटल हेल्थ अभी भी एक बहुत ही कोई ओपन टॉपिक नहीं बना है, इससे रिलेटेड स्टिग्मा अटैच है हमारे लिए अभी भी। अगर आप देखोगे कई लोगों के लिए मेंटल हेल्थ का मतलब है कि पागल हो गया, ठीक है, सिंपल वो डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब बीच का कुछ होता ही नहीं है। कि जैसे अगर आप किसी से कहो आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो, तो वो एक स्टिग्मा बन जाता है, ये तो पागल हो गया, दिमाग के डॉक्टर को दिखा रहा है। तो इस स्टिग्मा को भी ब्रेक करना है। तो इसके तहत जो सप्रेस्ड कम्युनिटी है हमारे देश में, जो फीमेल कम्युनिटी है, तो उनको और एम्पावर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी एम्पावर की बात हो रही है? विमेन की एम्पावरमेंट की बात हो रही है, उनकी मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। तो इसीलिए कौन सी मिनिस्ट्री काम करेगी? ऑब्वियसली सर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री काम करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये किसके साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च किया गया? निमहंस, वही जो भी हमने देखा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। तो इसमें हम करेंगे क्या, जो भी वन स्टॉप सेंटर्स बना रखे हैं जगह जगह पर हमने, और वहां पर हम क्या कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। किस तरह से आपको अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, किस तरह से उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस आने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल उस स्ट्रेस को इग्नोर कर दो, उससे डील करना आना चाहिए। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब हमारी क्या होगी, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है सर, चलिए। तो आज इतना ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 10-10 करके। ये हमारा जो क्लास चलता है, जो नए हैं उनको मैं बता दूं, इसी तरह से डेली हम 10 to 15 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। जब भी क्लास करते हैं, अभी कुछ वीक्स के लिए ये अल्टरनेट डेज पे चलेंगी क्लास, मान के चलो इस मंथ तक, अप्रैल तक, फिर वही हमारा जो डेली क्लास चलता था मई से, वो वापस से हम फिर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी तो ये अल्टरनेट डेज पे हम क्लासेस चलाएंगे। और इसमें ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज रिवीजन। ये ऐसा पार्ट है, जितना आप रिवीजन करोगे उतना आप बेटर परफॉर्म करोगे एग्जाम में, ठीक है। अब आप लोग बिल्कुल एग्जाम के कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कई टाइम से पढ़ रहे हैं, कई महीनों से पढ़ रहे हैं, तो आप इस पोजीशन पे आ चुके हो कि अब आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। जो आप पढ़ चुके हो, अब उसका क्या करो, रिवीजन करो, क्योंकि जो पढ़ा है अगर वो रिवाइज नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। तो रिवीजन इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कंसिस्टेंसी नहीं खोनी है, ठीक है। जब हमारा एग्जाम क्लोज आता है तो उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी तैयार नहीं हुआ, हम तो फेल हो जाएंगे, तो छोड़ देते हैं। ये गलती नहीं करना है, ठीक है। अब ओखली में वो क्या कहते हैं, कहावत है कि ओखली में सर दिया है तो चोटें तो खानी पड़ेंगी। तो अब आप समंदर में कूद गए हो, ठीक है। तो अगर अब इस टाइम उस समंदर में देखो, कूदने के बाद जो ज्यादा हाथ पैर मारता है ना, वही डूबता है। तो अब समंदर में कूद गए हो तो ज्यादा इधर उधर घबराना नहीं है। अब आपको बिल्कुल कामनेस के साथ चलना है, ठीक है, काम होकर चलना है। जितना भी टाइम बचा है, जरूरी नहीं है 100% तैयारी करो। पहली बात तो ये समझ लो, आप 100% सिलेबस कोई तैयार करता ही नहीं है, ठीक है। तो वो ये नहीं कि सारा सिलेबस आप रेडी करो, धीरे 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 जितना भी हो जाए, पहले इंपॉर्टेंट पार्ट पोर्शन को कवर अप करने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए सर, तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे।